तो चलिए प्यारे साथियों, आज के वीडियो में बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 में जो भी विद्यार्थी इस बार एग्जाम फॉर्म भरे उसके लिए उनके लिए लेकर आ चुके हैं टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, केमिस्ट्री का टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो आपका परीक्षा से पहले सभी आपको क्वेश्चन को देख कर जाना है। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाता और पूछा गया है, तो उसी से प्रश्न करवा रहे हैं। क्योंकि आप लोग एग्जाम फॉर्म को भर दिए हैं तो आप लोग के पास अब 2 से 3 मंथ ही समय बचा और आप लोग को पता होगा पैटर्न कि आप लोग एमसीक्यू ही सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन सभी रहेंगे तीनों सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपका पिछला ईयर पूछा जा चुका है सभी प्रश्न को। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न में कोई भी डाउट न रह सके। ठीक है, और आपका फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी क्लास कराया गया, आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। और डेली के आप लोग 7 बजे का जो क्लास है आप लोग डेली ज्वाइन करेंगे ताकि आपका सभी क्वेश्चन आपको क्लियर होते जाए और आप लोग एग्जाम में अच्छा रैंक लाएं और अच्छा कॉलेज प्राप्त करें। ठीक है, तो चलिए आज के हम क्वेश्चन को चलते, आज जो भी आप केमिस्ट्री का टॉप 30 प्रश्न जो बताएंगे उसको डिस्कस करते हैं। तो आप लोग फटाफट आप लोग लाइव सेशन में कमेंट करते रहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न को हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री का। देख सकते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री का पहला प्रश्न क्या है, कुरकुरे के पैकेट में। ठीक है, आप लोग कुरकुरे का पैकेट देखे होंगे, कुरकुरे खाते भी होंगे, तो बताइए कि जो कुरकुरे का पैकेट होता है उसमें रिक्त स्थान होता है। ठीक है, आप लोग देखते हो कुरकुरे पैकेट में क्या रहता है कि आप लोग थोड़ा सा कुरकुरे रहता है, बाकी उसमें हवा भरा होता है। ठीक है, तो वो हवा नहीं हो, एक अक्रिय गैस भरा होता है जी भरा जाता है। उससे क्या होता है, किसके रोकने के लिए वहां पे आप लोग कुरकुरे के पैकेट में अक्रिय गैस भरा जाता है। ठीक है, फूला हुआ रहता है, वो क्यों किया जाता है, वो आप लोग को दिखाने के लिए नहीं किया जाता कि आपको इतना प्रोडक्ट इसमें भरा हुआ इतना माल है, उसके लिए नहीं किया जाता। वो उसका कुछ रीजन होता है जिसके वजह से वहां पे अक्रिय गैस उसको फूला कर रखा जाता है। ठीक है, किसके कारण होता है बाबू, तो उपचयन के कारण। ठीक है, उपचयन मतलब जो आपका जो इसलिए अक्रिय गैस उसमें भरा जाता है कुरकुरे के पैकेट में, क्योंकि अगर उसमें गैस नहीं भरा जाए तो आपका जो होगा वो जो भी अंदर होगा कुरकुरे वो खराब हो जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा, मतलब उसमें कोई स्वाद नहीं बचेगा और दुर्गंध आने लगेगा। ठीक है, तो उसी को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे उपचयन को रोकने के लिए हम लोग कुरकुरे के पैकेट में अक्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है कि कुरकुरे के पैकेट में जो रिक्त स्थान होता है उसमें कौन सी गैसें भरी जा सकती है, तो कौन सी भरी जाती है, अक्रिय गैसें भरी जाती है। ठीक है, याद रखना अक्रिय गैस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 32 नंबर प्रश्न क्या है, मतलब सेकंड नंबर प्रश्न केमिस्ट्री का, क्योंकि 30 प्रश्न इसके पीछे क्या था, फिजिक्स का प्रश्न था। ठीक है, तो यहाँ से 31 से प्राप्त होता है, 31 से होता है केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट। तो देखिए 32 नंबर में क्या है, एल्युमिनियम वायुमंडल की O2 के संपर्क में आने के बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, यह क्रिया क्या है बताइए। जो एल्युमिनियम वायुमंडल में की अगर O2 के संपर्क में आने के बाद वो क्या करता है, Al2O3 बनाता है, तो यह क्या यह क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो 32 में बताइए यह क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो क्या बोला है कि जब एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या होता है कि एल्युमिनियम जब यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या बनाता है, तो यहाँ से बनाता है Al2O3। ठीक है, उसको बैलेंस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 एल्युमिनियम यहाँ पे होगा, तो यहाँ से हम लोग 2 लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब अल्मोनियम को हम लोग जब यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो Al2O3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है कि जो यह क्रिया है ये कौन सी क्रिया कहलाएगी। ठीक है, कौन सी क्रिया कहलाएगी बाबू, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप लोग बताए एल्युमिनियम क्या है, तो एल्युमिनियम आप लोग को पता हो कि क्या है, काफी अधिक क्रियाशील धातु है जो कि वायु के संपर्क में जैसे ही आएगा तो इसका ऊपरी परत जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इसलिए आप लोग बताइए कि क्या ये कौन सी क्रिया कहला जाएगी। तो ठीक है, 32 नंबर का आंसर बताए आप लोग क्या हो जाएगा 32 का, फटाफट आप लोग कमेंट में क्या हो जाएगा, तो संचारण हो जाए। ठीक है, ये क्रिया क्या कहलाते हैं, संचारण कराते हैं, जो कि आप लोग जैसे ही एल्युमिनियम जो है वो वायु के संपर्क में आता है तो एक लेयर बना लेता है अपने सतह पे, जो कि वहां से आप लोग जंग लगने से बचा लेता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा संचारण कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्या है कि अम्लीय माध्यम जो होता है उसमें फिनोल्फ्थालीन का रंग होता है। अम्लीय माध्यम में फिनोल्फ्थालीन का जो रंग होता है वो कैसा रंग होता है बाबू। ठीक है, आप लोग ये सभी प्रश्न याद रखना है कि फिनोल्फ्थालीन में आप लोग अम्लीय माध्यम पूछ सकता है या तो आप लोग से क्षारीय माध्यम में पूछा जा सकता है। तो याद रखना है कि जो फिनोल्फ्थालीन क्या है, एक संश्लेषित सूचक है जिसका हम लोग क्या करते हैं लैब में हम लोग प्रयोग करते हैं, किसके लिए, तो हम लोग को लैब में प्रयोग करते हैं हम लोग संश्लेषण के लिए। ठीक है, याद रखना कि क्या है, फिनोल्फ्थालीन एक सूचक है जिसका हम लोग लैब में उपयोग करते हैं इसको संश्लेषण करने के लिए। और अम्लीय माध्यम में जो फिनोल्फ्थालीन का रंग होता है वो गुलाबी होता है, याद रखना। ठीक है, अम्लीय माध्यम में कैसा होता है फिनोल्फ्थालीन का रंग, तो गुलाबी होता है। और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है फिनोल्फ्थालीन का रंग, सॉरी डियर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनोल्फ्थालीन का जो होता है फिनोल्फ्थालीन जो होता है अम्लीय तथा उदासीन माध्यम में रंगहीन होता है। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग ये बात को ध्यान रखना कि अम्लीय और उदासीन माध्यम में क्या होता है फिनोल्फ्थालीन का रंग, तो रंगहीन होता है। ठीक है, क्या होता है बाबू, रंगहीन होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अम्लीय माध्यम फिलोथेरिन का रंग कैसा हो जाएगा, तो रंगहीन हो जाएगा। अम्लीय या क्षारीय पूछेगा तो आप फिलोथेरिन का रंग रंगहीन हो जाएगा। और अगर आप लोग से पूछे क्षारीय माध्यम में कैसा होता है फिलोथेरिन का रंग, तो गुलाबी होता है। ठीक है, याद रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रंगहीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को काफी समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग लाइक करते रहेंगे वीडियो को और सभी अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, कि आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। बताइए आवर्त सारणी का जो द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो कौन सा तत्व है, बताइए क्या हो जाएगा। तो बताइए क्या होता है, तत्व के जो विद्युत ऋणात्मकता जो आवर्त सारणी में क्या होता है कि जो बाएं से अगर दाएं की ओर आप लोग बढ़ेंगे तो वहां पे क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जैसे ही आप लोग क्या बोल रहा है कि बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट से आप लोग राइट की ओर जाएंगे आवर्त सारणी में। ठीक है, आवर्त सारणी लेफ्ट की जैसे देखेंगे आवर्त सारणी टेबल को देखेंगे तो आप लोग जब लेफ्ट से राइट की ओर जाइएगा तो वहां पे जो होता है कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, वो बढ़ता है। ठीक है, वो बढ़ता जाता है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, आप लोग पता होगा। तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है तो आप लोग बताएंगे क्या होता है, आवर्त सारणी में फ्लोरीन क्या है, एक सबसे उच्चतम, तथा ऑक्सीजन क्या है, सबसे द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है, तो फ्लोरीन जो है। ठीक, फ्लोरीन क्या है, तो ये पहला उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। और द्वितीय उच्चतम ऋणात्मक क्या है, तो द्वितीय उच्चतम क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑक्सीजन हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ से पूछता कि प्रथम उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। लेकिन आपसे द्वितीय उच्चतम पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का क्रम है। प्रभावी जो नाभिकीय का जो आवेश का जो क्रम है, बताइए इसमें से कौन सा आवेश का क्रम सजाया गया। तो क्या होता है, देखिए याद रखना, क्या होता है, पहले लिथियम होता है, फिर क्या होता है, सोडियम होता है, फिर क्या होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, पहले क्या होता है, तो आप लोग याद रखना है। क्या हो जाएगा वो बताइए, आप लोग कमेंट करते रहिए कौन सा आंसर आपका सही होगा। आप लोग कमेंट करते रहिए फटाफट, क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले क्या होगा, तो पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे लिथियम होगा, सोडियम से ज्यादा इसका आवेश क्रम। और फिर देखिए पोटेशियम से सोडियम का हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे रेडियम से सोडियम का, यहाँ पे पोटेशियम का होगा। ठीक है, तो ये क्रम दर्शाता है आपके प्रभावी नाभिकीय आवेश का। ठीक है, तो पहले लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रेडियम। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे बी, बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा 35 का। ठीक है, 35 का क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक बढ़ने पर क्या होता है, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। ठीक है, कि जबकि कोष की संख्या अपवर्तित है, तो यहाँ पे जो भी कोष रहता है उसकी संख्या अपवर्तित रहती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण बढ़ जाता है। ठीक है, तो आकर्षण की ओर आकर्षित होने लगता है, इसलिए इसका जो सही क्रम होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रेडियम। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है बाबू, कि एल्काली की उपस्थिति में, ठीक है, जो एल्काली है, एल्काली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन क्या कहलाता है। ठीक है, एल्काली की उपस्थिति में अगर एक एस्टर का जो जलीय अपघटन होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, तो क्षारों की उपस्थिति में होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एल्काली की उपस्थिति में होता है, तो एल्काली क्या क्षार है, तो क्षार की उपस्थिति में जो एस्टर का जल अपघटन सामान्यीकरण से हम लोग सावनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्टीकरण जो होता है, क्षार में अगर हम लोग एस्टीकरण कहलाएंगे तो क्या कहलाता है, तो सावनीकरण कहलाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, एस्टर के बसीय जल अपघटित होते हैं तथा कोलाइडी के रूप में क्या होता है, साबुन प्राप्त होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साबुनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग साबुन बनाने में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ में आओ कि एस्टीकरण का जो क्षारीय क्या होता है, कि एस्टर का जो जल अपघटन क्या कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है। ठीक है, तो साबुनीकरण कहलाता है। क्या हो जाएगा 36 का सही आंसर बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साबुनीकरण। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, साबुनीकरण का यूज जो होता है साबुन बनाने में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न क्या है, कि कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठमल बनाता है, इसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बताइए। जो कठोर जल है, कठोर जल के साथ जो पृष्ठमल बनाता है, यह किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो कठोर जल जो है मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण होते हैं। क्या होता है, जो कठोर जल होता है किसका होता है, कैल्शियम, याद रखना है किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होता है, कि लवण होता है। ठीक है, क्या होता है बाबू, साल्ट होता है, लवण होता है। ठीक है, लवण होता है। यह साबुन के साथ क्या होता है, धुंधला सफेद अवक्षेप देता है, जिसे क्या होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, झाग युक्त फेन कहते हैं। ठीक है, जैसे जो दोनों का अगर यहाँ पे हम लोग कराएंगे साबुन के साथ, तो यहाँ पे धुंधला सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि झाग युक्त, वहाँ पे इसको हम लोग झाग युक्त फेन भी कहते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो CaCl2। ठीक है, CaCl2 इसका क्या हो जाएगा, एस्टर करेंगे तो किसके उपस्थिति में बनाएगा, तो CaCl2 के उपस्थिति में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, CaCl2। चलिए 38 नंबर प्रश्न क्या है, वो यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं। ठीक है, यो यौगिक बताइए जो सजातीय श्रृंखला में
नहीं आते हैं। ठीक है, तो सजातीय श्रृंखला किसको हम लोग बोलते हैं? तो जब कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा अनुभार 14 के अंतर से घटते हुए बढ़ते हुए क्रम या क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी? तो अभी बता दें आप लोग किसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी। तो बताइए, इसमें से सजातीय श्रेणी देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? देखिए थोड़ी यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए CH4। ठीक है, CH4O। ठीक है, CH4 देखिए पहला ये क्या है? सजातीय श्रेणी में आता है। इसके बाद देखिए C2H6O, ये भी देखिए सजातीय श्रेणी में आता है। फिर देखिए यहाँ पे C3H8O, ये भी देखिए सजातीय श्रेणी में। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? C4H12O हो गया। ठीक है, तो ये देखिए सजातीय श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे आप लोग जो हाइड्रोजन की संख्या 4 फिर 6 फिर 8, लेकिन ये क्या हो जाएगा? 10 रहता तो ये भी होता, लेकिन 12 है तो ये क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर का सही क्या हो जाएगा? C4H12O। ठीक है, ये क्या है? ये एक सजातीय श्रेणी का श्रृंखला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है कि आगरा में ताजमहल का रंग जो है वो किसके कारण परिवर्तित हो रहा है? मोस्ट VVI क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रश्न आपका 2020 में भी पूछा गया और 2019 में भी आपका ये प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रश्न को आप लोग सभी विद्यार्थी लोग रट लेंगे। आगरा में ताजमहल का रंग किसके कारण परिवर्तित हो जाता है? ठीक है, आप लोग कितने विद्यार्थी लोग आगरा का ताजमहल देखे होंगे? तो जो वहां पे किसके कारण उसका जो कलर होता है वो हल्का परिवर्तित हो जाता है। किसके कारण हो जाता है बाबू? तो आम्ल वर्षा। अगर आम्ल वर्षा होता है ना, जहां पे जो वर्षा होता है उसमें अगर एसिडिक मात्रा ज्यादा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, उसको अम्ल वर्षा बोलते हैं। तो जब अम्ल वर्षा होता है, मतलब वहां पे जो अम्ल का जो बारिश होता है, जिसके कारण से क्या होता है? आगरा का जो ताजमहल का रंग होता है वो तो हल्का परिवर्तन होता है, ज्यादा नहीं, हल्का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बना दिया गया कि आगरा का ताजमहल किसके कारण परिवर्तित होता है? तो अम्ल वर्षा के कारण होता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही प्रश्न आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न क्या है बाबू? कि प्रति अम्ल को कम करने के लिए प्रयुक्त होता है। जो प्रति अम्ल हो जाता है, ठीक है, प्रति अम्ल मतलब अम्ल ज्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं? ठीक है, तो क्या प्रयुक्त करते हैं? ठीक है, तो पेट, यहाँ से आप लोग देखेंगे इसका सलूशन। पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरह पढ़ेंगे। क्या होगा? पेट में जो उच्च मात्रा में जो अम्लों का निर्माण के कारण क्या होता है? उच्च अम्लता की समस्या हो जाती है। ठीक है, पेट में अगर आप लोग ज्यादा कुछ खा लेते हैं, ऐसा ज्यादा एसिडिक चीज, तो आपको वहां पे अम्ल का जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, अम्लीयता बढ़ जाता है। इस समस्या को समाधान के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो प्रति अम्ल पेट की अम्लता को दूर करता है। ठीक है, तो प्रति अम्ल क्या करता है? अम्ल जो पेट का अम्लता को क्या करता है? दूर करता है। तो बताइए 40 का इसका सही आंसर क्या होगा? अभी हम आप लोग बताते हैं प्रति अम्ल कैसे होता है और इसको दूर करने के लिए हम लोग प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। तो बताइए प्रति अम्ल को हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं? तो अम्लीयता को कम करने के लिए बाबू। ठीक है, अम्लीयता को कम करने के लिए हम लोग प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या है? पाचन में मदद करने वाला अम्ल है। जो पाचन में आपका जो पचता है, खाना खाते हैं वो पचता है, उसमें मदद करने वाला कौन सा अम्ल होता है? तो कौन सा अम्ल होता है बाबू बताइए? तो पेट में जो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। याद रखना कि पेट में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो हम लोग का पाचन के लिए काफी आवश्यक होता है। जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो इससे पेट में आपका जलन होगा, दर्द होगा और अपच होने की भी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो पाचन में मदद करने वाला अम्ल आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो आपका पेट में हमेशा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। अगर आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा हो जाता है तो आप लोग वहां पे जो भी हो जाता है, अनपच और सर दर्द, जलन, ये सब की समस्या आप लोग को हो सकती है। ठीक है, तो ये सबको मेंटेन रखने के लिए हम लोग अम्लीयता का यहाँ पे उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं अम्लीयता को कम करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कार्बन का अपरूप जिसका उच्च गलनांक है। ठीक है, कार्बन का अपरूप बताइए जो उच्च गलनांक है। तो कार्बन का अपरूप आप लोग तो जान रहे हैं कि हीरा होता है और ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो पहली बार आप लोग दो ऑप्शन को चुन लेंगे। आप बताएंगे जिसका उच्च गलनांक, तो उच्च गलनांक किसका होता है? तो हीरा का होता है। याद रखना कि कार्बन का अपरूप क्या है? हीरा है, और हीरा का ही उच्च गलनांक होता है। क्यों होता है हीरा का उच्च गलनांक? क्योंकि कार्बन का अपरूप में सबसे अधिक गलनांक हीरा का ही होता है। क्यों? क्योंकि इसके सहसंयोजक बंध टूटने के लिए क्या होता है? लगभग 3500 डिग्री। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए इसका गलनांक जो होता है काफी उच्च होता है। ठीक है, तो याद रखना कि 3500 डिग्री सेंटीग्रेड जब होगा तभी इसका सहसंयोजक बंध टूटेगा। तो इसलिए हम लोग उच्च गलनांक के लिए कार्बन का अपरूप माना जाता है हीरा को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 क्या है? वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है। बताइए वो कौन सा यौगिक है जो हम लोग जलेगा तो एक धूमिल ज्वाला उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो 43 का क्या हो जाएगा बताइए? धूमिल ज्वाला कौन देगा? तो पहले याद रखना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, वही धूमिल ज्वाला देता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या देता है? धूमिल ज्वाला के साथ दहन करता है, जैसे कि C2H6। C2H6 क्या है? जब ये जलेगा तो एक धूमिल यहाँ पे क्या होता है? धूमिल ज्वाला देगा। क्यों देगा? क्योंकि एक C2H6 क्या है? तो याद रखना एथेन है बाबू। ठीक है, एथेन है, तो
तो ये C2H6 क्या है, तो एथेन है। और इसमें क्या होता है, कार्बन की प्रतिशत काफी अधिक होती है, जिससे सभी कार्बन परमाणु क्या होता है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकेज होता है। और ये जिसमें ज्यादा होता है कार्बन की प्रतिशत, इसलिए ये क्या देता है, धूमिल ज्वाला उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। C2H6 क्या है, एक जलने पे धूमिल ज्वाला को उत्पन्न करेगा। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न, वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है, बताइए। ऑप्शन में आपका दिया गया, आपसे पूछा गया कि वो कौन सा धातु है जो अत्यंत अभिक्रियाशील है, बताइए। Hg है या जिंक है या Pb है मतलब लेड है या तो अल्मोनियम है, बताइए कौन है इसमें से। पारा है, जिंक है या लेड है या अल्मोनियम है, कौन सा इसमें जो धातु है वो अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को बता देते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक। पहले क्या होता है देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप लोग याद रखना, सबसे पहले पोटेशियम होगा, पोटेशियम के बाद नहीं रहा ऑप्शन में तो सोडियम होगा, सोडियम के बाद क्या होता है, कैल्शियम होगा, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर क्या होता है बाबू, एल्युमिनियम होगा, फिर क्या होगा, जिंक होगा, फिर क्या होगा, Fe मतलब आयरन होगा, फिर क्या होगा बाबू, तो फिर हो जाएगा टीन हो जाएगा Sn, फिर Pb क्या होगा, लेड होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की जो अपेक्षा में अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये नीचे से आप लोग जो भी है वो नीचे से आप लोग ऊपर बढ़ते जाएगा इसका अभिक्रियाशील धातु। तो सबसे ज्यादा पोटेशियम का होगा, तो देखेंगे पोटेशियम आप लोग ऑप्शन में है ही नहीं। इसके बाद देखेंगे सोडियम, तो सोडियम भी आप लोग ऑप्शन में नहीं दिख रहा। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम भी आप लोग ऑप्शन में नहीं दिख रहा। उसके बाद क्या है, तो आप लोगों को पूछा गया जिंक, जिंक भी सॉरी है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी आपका ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फिर क्या है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम देखेंगे ऑप्शन में है। तो इसका सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। तो इस क्रम को आप लोग याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, पहले पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फिर आयरन, फिर टीन, फिर लेड। ठीक है, इस क्रम को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो इसमें अगर देखते जाएंगे, अगर नहीं है तो जो आपका ऊपर में रहेगा वही इसका अत्यंत अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बाबू, 45 नंबर प्रश्न के धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण से आसानी से किया जा सकता है, बताइए धातु का निष्कर्षण किससे आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग 10 में ये क्वेश्चन को पढ़े होंगे, तो सारा क्वेश्चन जो आपका 10 ही लेवल का रहता है बाबू, लेकिन आप लोग यहाँ पे अच्छे से 10 में नहीं पढ़ पाते, जिसके कारण आपका प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आप लोग प्रॉब्लम के लिए सॉर्ट आउट करने के लिए हम हैं, आपको जितना क्वेश्चन बताएंगे सारा क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाएगा, और जितना भी आपका क्लास हो रहा है सभी क्लास को करेंगे, एक भी क्लास को आपको मिस नहीं करना और वीडियो में अंत तक बनाना। ठीक है, ताकि आपका एक एक प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, यही इसी सब प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा। आप लोग को नहीं विश्वास है तो आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम में, इसी सब प्रश्न आएगा। ठीक है, तो बताइए 45 नंबर क्या है, धातु का निष्कर्षण किससे आसानी से किया जा सकता है, तो किससे किया जा सकता है बाबू, तो जो वे खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण सुगमता एवं मित्रता से साथ किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। ठीक है, धातु का निष्कर्षण जैसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं और काफी आसानी से और सुगमता से कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अयस्क बोलते हैं। ठीक है, अयस्क बोलते हैं। तो सभी अयस्क क्या होता है, खनिज होते हैं, लेकिन परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, याद रखना बाबू, सभी खनिज जो है वो अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, धातु का निष्कर्षण यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए धातुओं का निष्कर्षण क्या हो जाएगा बाबू, तो धातुओं का निष्कर्षण अयस्क से आसानी से किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि ये सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते थे। अगला प्रश्न क्या है, 46 नंबर प्रश्न बोला गया है कि CH3COOH, ठीक है, CH3COOH क्या है, तो एथेनॉल एसिटिक अम्ल है। ठीक है, और C2H5OH के साथ जब ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे किस चीज के उपस्थिति में रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे X दिखाएगा। आपका यही पूछा है कि किस चीज के उपस्थिति में ये रिएक्शन करेगा, जो ये बनेगा CH3COOH2H5 और H2O जल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि X क्या है, तो यहाँ पे X पूछा है कि किस चीज के साथ ये उपस्थिति में रिएक्शन करेगा जो ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो एसिटिक जो इथेनॉल एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो यह क्या होता है कि फलों के सुगंध जैसा उत्पाद एस्टर उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया को हम लोग एस्टीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये किसके बीच में होता है, तो H2SO4 के बीच में होता है। ठीक है, किसके उपस्थिति में होता है, तो H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में होता है जो ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, H2SO4 बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 47 नंबर प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। ठीक है, आपका काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित होता है, तो आधुनिक आवर्त नियम जो है वो परमाणु संख्या पे आधारित होता है। किस पे बाबू, तो परमाणु संख्या पे आधारित होता है, कि ना कि परमाणु द्रव्यमान पे, या अत्यधिक उपयुक्त होता है परमाणु संख्या पे। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित होता है, परमाणु संख्या पे होता है। याद रखना, परमाणु संख्या रट लेना, परमाणु संख्या पे होता है, परमाणु भार पे नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 47 का। चलिए 48 नंबर प्रश्न क्या है बाबू, तो 48 नंबर प्रश्न है, वह तत्व जिसके प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, बताइए वो कौन सा तत्व है। ऑप्शन में
दिया गया आपका सल्फर, सिलिकॉन, बोरॉन और तांबा, इसमें से कौन सा तत्व है जिसकी प्रकृति क्या पूछा है कि धनात्मक होता है, तो इसका कौन सा जो प्रकृति है विद्युत धनात्मक होता है, तो 48 का आप लोग कमेंट करेंगे। तो पहले विद्युत धनात्मक क्या होता है, तो बताइए विद्युत ऋणात्मक और विद्युत धनात्मक क्या होता है, पहले इसको आप लोग समझेंगे। तो विद्युत ऋणात्मक किसको कहता है, तो किसी सहसंयोजक बंध में किसी परमाणु को संयुग्मित युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को परमाणु को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। सीधा सीधे आप लोग बात समझ सकते हैं कि कोई अगर सहसंयोजक बंध है और उसमें परमाणु संयुग्मित युग्म है जो अपनी ओर आकर्षित अगर कर रहा है तो उसको विद्युत ऋणात्मकता बोलेंगे, और अगर वो अपने ओर नहीं कर रहा है, आकर्षित अपने से दूर वो भेज रहा है, तो उसको हम लोग विद्युत धनात्मकता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, तो बोरोन क्या है, तो बोरोन एक विद्युत ऋणात्मकता है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी क्योंकि ये समूह में नीचे क्या होता है, क्योंकि समूह जो होता है आपका वर्षाणी का उसमें सबसे नीचे पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, अतः बोरोन बीच का क्या हो जाएगा, विद्युत धनात्मक प्रकृति हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि बोरोन का जो प्रकृति होता है वो विद्युत ऋणात्मकता इसमें काफी कम होती है क्योंकि बोरोन सबसे नीचे होता है वर्षाणी का, इसलिए इसमें विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पे कम होती है, इसलिए विद्युत धनात्मक इससे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बोरोन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, मैग्नीशियम को हवा में जलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये सब प्रश्न आपका 10th में आपको पढ़े होंगे कि मैग्नीशियम को हवा में जलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है। बाबू बताइए, मैग्नीशियम को हवा में जलना कौन सा परिवर्तन कहला जाएगा, तो कौन सा परिवर्तन कहला जाएगा बताइए, तो कौन सा परिवर्तन कहला जाएगा जब मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम Mg को जब यहाँ पे क्या बोल रहा है, Mg को जब हम लोग हवा में जब इसको जलाएंगे तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे MgO बन जाएगा। बताइए, तो यहाँ पे 2 से हम लोग इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2Mg। यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग जब मैग्नीशियम को हवा में जलाएंगे तो MgO प्राप्त होगा, तो ये कैसा परिवर्तन कहला जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा परिवर्तन कहला, तो बताइए रासायनिक अभिक्रिया ऐसा प्रक्रम जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ या उत्पादक पर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ से आप लोग पूछा कि कौन सा परिवर्तन होता है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, इसमें एक दहन एक रासायनिक परिवर्तन का लागेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जब मैग्नीशियम को आप लोग हवा में जलाएंगे तो पुनः इसको हम लोग मैग्नीशियम नहीं बना सकते, इसलिए रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और भौतिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जब हम लोग कुछ जैसे कि आप लोग मोमबत्ती को जलाएंगे तो फिर हम लोग जो मोमबत्ती को जला हुआ होगा उसको फिर हम लोग मोमबत्ती बना के फिर से जला सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन ये क्या है, मैग्नीशियम को हवा में जलना एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न क्या है कि संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना उदाहरण किसका है। बताइए, जो संगमरमर का आप लोग बताएंगे क्या होता है सूत्र, तो CaCO3 होता है। क्या होता है संगमरमर का बाबू, CaCO3 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और इसको क्या बोल रहा है, जब आर्द्रता और, ठीक है, क्या बोल रहा है बाबू, आर्द्रता और CO2 के साथ जब इसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या बोल रहा है कि यहाँ से हम लोग चूना करके क्या बोला, चूना बन रहा है। तो चूना का क्या होता है, CaOH का हॉल्टोज होता है। ठीक है, क्या होता है, CaOH का हॉल्टोज होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट और आर्द्रता और CO2 के साथ जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग बूझा चूना हुआ का निर्माण करता है। यह है क्या, तो यह योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि तीनों का यहाँ पे जुटकर यहाँ पे एक यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो ये क्या है, एक योगात्मक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक जो है वो उत्पाद मिलकर एक एकल पदार्थ का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको योगात्मक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो योगात्मक अभिक्रिया ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 51 नंबर प्रश्न क्या है कि बेरियम किस तत्व के उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है। बताइए, बेरियम जो है वो किस तत्व को अपने सल्फेट से वो विस्थापित कर सकता है। तो अपने तत्व को किससे विस्थापित कर सकता है बाबू, तो किसको कर सकता है बेरियम, तो सोडियम को। ठीक है, सोडियम को कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, सोडियम को कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 52 नंबर प्रश्न क्या है कि ग्लूकोज का विघटन, ठीक है, ग्लूकोज का जो विघटन है ये कौन सी अभिक्रिया कहलाई जाएगी। ठीक है, ग्लूकोज का जो अभिक्रिया होता है ये कौन सी अभिक्रिया कहलाई जाएगी। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O होता है। ठीक है, C6H12O6 होता है, C6H12O को लिख दिए और यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन को अलग लिख देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन इसको अभिक्रिया कराएगा तो यहाँ से देखिए क्या टूट रहा है, तो यहाँ से देख सकते हैं C6O2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा C6H2O हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग क्या हो रहा है कि इसका जो है ऑक्सीजन इसके साथ मिल रहा है और इसका जो CO है वो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, तो ये देखेंगे आप लोग, यहाँ से आप लोग देखेंगे CO2 का क्या हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है इसका देखेंगे आप लोग, अपचयन हो रहा है, और इसका देखेंगे आप लोग तो क्या हो जा रहा है बाबू, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे। तो बताएंगे आप लोग कि यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, तो बताइए यहाँ पे क्या पूछा है कि ग्लूकोज का जो विघटन हो रहा है तो C6O2 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अपचय अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हो रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अपचय अभिक्रिया हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आप लोग से पूछा गया, काफी शानदार और लाजवाब प्रश्न आपका 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना कि आपका 2 से 3 प्रश्न ऐसा है जो आपका सीधा आपका आपको यहाँ पे फॉर्मूला ही पूछ सकता है, ठीक है, उसका क्या होता है सूत्र, ठीक है, वही आप लोग से यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है बाबू, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिप्सन का क्या होता है CuSO4, जिप्सन का क्या होता है बाबू CuSO4 इंटू 2H2O, क्या किसका होता है, जिप्सन का होता है, क्या होता है जिप्सन, जिप्सम का होता है, ठीक है। और इसमें जैसे ही हम लोग ऐड करते हैं जैसे ही जल को, ठीक है, जल को जैसे ही ऐड करेंगे तो हम लोग का यहाँ से क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, मतलब POP, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ से प्राप्त होता है। जब हम लोग जिप्सन में जल का हम लोग मात्रा को ऐड कर लेते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 54 नंबर प्रश्न बोला गया कि एसिटिक अम्ल क्या है NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता तो उसका pH मान क्या हो जाएगा बताइए। 54 काफी शानदार प्रश्न पूछा गया कि एसिटिक अम्ल का क्या होता है फॉर्मूला, याद रखना है, ठीक है, सभी फॉर्मूला का आपको याद रखना है। एसिटिक अम्ल क्या होता है CH3COOH, ये क्या है, एक एसिटिक अम्ल है जो बोला है कि NaOH से, ठीक है, NaOH से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, तो एक लवण का निर्माण करता है, ठीक है, लवण का निर्माण करता है, मतलब कि क्या हो जाएगा CH3COONA और एक क्या और यहाँ से जल निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर आपको यहाँ पे छिपा हुआ देख सकते हैं आप लोग। एसिटिक अम्ल NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है, सीधा सी बात आप लोग बोले लवण बनाता है, लवण मतलब क्या हो गया कि साल्ट बनाता है, मतलब उदासीन है, साल्ट क्या होता है तो साल्ट उदासीन होता है, आप लोग तो पता होगा उदासीन होता है, तो उदासीन विलयन का कितना pH मान होता है तो 7 के बराबर होता है, ठीक है, कितना होता है बाबू 7 के बराबर होता है। अगर 7 से कम, अम्लीय का कितना था याद रखना आप लोग सभी का, अम्लीय का कितना होता है तो 7 से कम होता है बाबू, ठीक है, 7 से कम होता है अम्लीय का। और क्षारीय का कितना होता है तो यहाँ हम लिख देते हैं क्षारीय का कितना होता है, क्षारीय का जो होता है 7 से अधिक होता है, ठीक है, 7 से क्या होता है अधिक होता है बाबू, ठीक है, 7 से अधिक किसका होता है क्षारीय का होता है, ये सभी को याद रखना। उदासीन विलयन अगर जहां रहे तो 7 हो जाएगा इसका 7 के बराबर, और अम्लीय रहेगा तो 7 से कम, और क्षारीय रहेगा तो 7 से अधिक। तो यहाँ से आप लोग सीधा प्रश्न बोला कि लवण बनाता है मतलब उदासीन है, तो उदासीन क्या हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 55 नंबर प्रश्न क्या है, वह धातु जो अपने मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है वह क्या है बताइए, वह कौन सी धातु है जो अपने मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है, तो कौन सा धातु है बाबू जो अपने मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है, ठीक है, तो कौन है इसमें से, तो बताइए सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु अधिक क्रियाशील होने के कारण वो क्या होती है मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है। जो सक्रियता श्रेणी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, उसमें क्या होता है जो सबसे ऊपर की जो धातु होती है वो काफी अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, इसलिए वो क्या होती है मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है। जैसा कि लोहा क्या है ऑक्साइड, सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 55 का आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग 55 का फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी आयरन हो जाएगा, ठीक है। लोहा क्या है ये मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है, ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 56 नंबर प्रश्न क्या है, एक परमाणु की n कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या है n कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दिया गया है तो आप लोग से द्रव्यमान संख्या आप लोग से पूछा गया, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या आप लोग से पूछा गया, तो न्यूट्रॉन की संख्या 18 दिया गया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाता है, तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है, ठीक है। आप लोग पता होगा क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए क्या होता है बाबू फॉर्मूला, द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए क्या होता है तो पता होगा आप लोग क्या होता है प्रोटोनों की संख्या प्लस क्या होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या तो जितना आपका इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 है तो प्रोटॉन भी यहाँ पे 7 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन कितना 18 है, तो पता है इसका द्रव्यमान संख्या निकल के आ गया बाबू 25, तो इसका ऑप्शन में देखें ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका द्रव्यमान संख्या 25 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न क्या है, स्कैंडियम जिसका परमाणु संख्या यहाँ पे 21 दिया गया है कि बाह्य इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का मान कितना होगा, ठीक है। स्कैंडियम आपका दिया गया जिसका यहाँ पे दिया गया परमाणु संख्या 21 के पूछा गया कि बाह्य इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का मान कितना हो जाएगा। जो बाह्य इलेक्ट्रॉन होगा उसमें क्वांटम नंबर संख्या दे, देखिए यहाँ पे हम इसका यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, तो हम 21 स्कैंडियम का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्कैंडियम का 21, तो यहाँ पे देखिए हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1s2 2s2 फिर क्या हो जाएगा बाबू 2p6
फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3s2, फिर क्या हो जाएगा 3p6, फिर क्या हो जाएगा 4s2, फिर क्या हो जाएगा 3d1। ठीक है, ऐसा ही होता है, आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। तो ये हो गया। तो इसमें से पूछा है कि आपको क्वांटम संख्या का मान निकालना है। ठीक है, तो क्वांटम संख्या का मान निकालना, तो क्वांटम संख्या का मान हम लोग कैसे निकालो, तो n निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये 3 जो है ये n यहाँ से हम लोग निकाल जाएगा, तो n इक्वल टू तो 3 हो गया। ठीक है, फिर l निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो l निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, n-1 कर देते हो, तो n कितना है 3 -1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग n का वैल्यू कितना आया 3 आया, और l का वैल्यू कितना आया, तो l का वैल्यू 2 आया। तो ऑप्शन में देखिए कितना है n3 और l2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा n3 l2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, आप लोग को समझ में आ गया कैसे निकालना है इसका क्वांटम नंबर। तो पहले आपका जितना है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तोड़ेंगे, जो लास्ट में जितना से टूटेगा वो n हो जाएगा, और l निकालने के लिए n-1 करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा यौगिक अष्टम नियम का अनुपालन नहीं करता, बताइए इसमें से कौन सा यौगिक है जो अष्टम नियम का अनुपालन नहीं करता, मतलब अष्टम नियम का जो है वो पालन नहीं करता है। तो कौन नहीं करता, तो PCl5। ठीक है, PCl5 जो है ये क्या है, ये d ऑर्बिटल का बंध है। ठीक है, इसलिए क्या करता है, जो अष्टक का नियम है उसको ये पालन नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न क्या, 59 नंबर प्रश्न क्या है, धातु के फास्फोरेट का सूत्र होता है MpO4 है, तो इसके नाइट्रोट का सूत्र क्या हो जाएगा, बताइए धातु का जो फास्फेट का जो सूत्र है वो क्या है बाबू, MpO4 है, तो इसका नाइट्रेट का सूत्र आप लोग से पूछा गया है। ठीक है, तो फास्फेट का सूत्र MpO4 है, तो इसमें क्या हो जाएगा M3+ क्या हो जाएगा, इसका जो नाइट्रेट का सूत्र इसका क्या हो जाएगा, तो MnO3 के इंटू 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रेट का सूत्र MnO3 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 60 नंबर प्रश्न क्या है, कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ के जो अर्ध आयु आपका t½ दिया गया है 60 मिनट है, और 3 घंटे बाद इस पदार्थ का जो कितने प्रतिशत शेष रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे t½ आप लोग से दिया गया और आप लोग से पूछा गया कि अर्ध आयु के बाद इसका जो है वो कितना शेष बच जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए न्यूमेरिकल काफी शॉर्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे हम बता देते हैं। तो अर्ध आयु कितना है, तो अर्ध आयु देखिए 3 घंटा और कितना देर के लिए, 60 मिनट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 360 और 60 मिनट और 60 सेकंड के लिए यहाँ पे हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हम लोग को 3 निकल जाएगा। इसका अर्ध आयु 3 निकल गया, और जब अर्ध आयु 3 निकल जाए तो एक फॉर्मूला होता है NT निकालने के लिए। ठीक है, क्या होता है, N0 × 1/2 के पावर t½ होता है। ठीक है, t½ हो जाएगा यहाँ से t½ तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ NT निकालने क्या हो जाएगा N0, और यहाँ से 1/2 का एक बार रखेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 क्योंकि हाफ समय के लिए निकाल रहे हैं, और इसका 3, तो इसका देखिए क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा N0, और क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा बाबू, जब क्यूब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, 1/8 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि ये NT है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा NT और N0 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा डिवाइड में N0, और इधर क्या बचेगा बाबू, तो इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा कितना, और ये दोनों का जो मान होगा उसमें हम लोग 100 से क्या कर लेंगे 1/8, और इसको परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 100/8। ठीक है, 100/8 इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5%। ठीक है, 12.5% हम लोग को यहाँ पे शेष रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो देखिए आज के प्रश्न में आपका काफी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न का है, जो VBI प्रश्न था केमिस्ट्री का। ठीक है, तो सभी बच्चों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये सभी 30 प्रश्न, और इसका पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखें तो उसको भी देख लेंगे, और डेली के क्लास को आप लोग लाइव ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और आप लोग बता दें कि अगर जितना भी हम पढ़ाएं इसका अगर आप लोग PDF पाना चाहते हैं तो PDF के लिए कुछ नहीं करना बाबू, आप लोग जाइए गूगल पे, आप लोग गूगल तो आता हुआ चलाना, तो गूगल पे जाइए, गूगल पे आप लोग सर्च कीजिए जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, गूगल पे आप लोग सर्च कीजिएगा जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन आप लोग जैसे ही गूगल पे सर्च कीजिएगा आप लोग को वहाँ पे पॉलिटेक्निक का एक सेक्शन दिख जाएगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक आप लोग खोलेंगे पेज को तो पॉलिटेक्निक का सेक्शन दिखेगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो एक एंट्रेंस एग्जाम का आपको सेक्शन दिखेगा, आप लोग को वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आप लोग जितना भी डेली का क्लास हो रहा है आप लोग वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट PDF को डाउनलोड कर लेंगे, और काफी सारी वहाँ पे क्विज टेस्ट भी आप लोग को करवाया जाएगा, तो आप लोग आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जाके जरूर PDF को डाउनलोड कर लेंगे, और आप लोग तैयारी करते रहेंगे, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपका जितना भी हम क्वेश्चन कराएं जो सीधा आपका बोर्ड एग्जाम वहाँ पे जो भी आपका इंट्रेंस एग्जाम में है उसी में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम आप लोग को यहीं तक समाप्त करेंगे, क्योंकि आपका जो भी प्रश्न था सभी प्रश्न को 30 प्रश्न को इस वीडियो में हम डिस्कस कर लिए हैं, जो कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, और अगले क्लास में आपका फिजिक्स का भी कराया जाएगा और मैथ का भी कराया जाएगा, तो आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और सभी मित्रों के पास आप लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेगा हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।